तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है, यानी कि 3 अक्टूबर की उसी रात से, जहां डेविड नाम का आदमी एक सुनसान सी जगह पर एक आदमी को ड्रग्स देता है, लेकिन ड्रग्स के बदले में वो आदमी उसे पैसे नहीं देता। इसलिए इन दोनों में हाथापाई होने लगती है और तब डेविड अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस ने डेविड को खून करते हुए देख लिया था, इसलिए डेविड खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है और भागते भागते डेविड उस जगह पहुंच जाता है जहां पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी वक्त विजय भी सैम की बॉडी को दफन करके वहां से निकल रहा था। मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि ये राज सिर्फ और सिर्फ विजय को पता है कि सैम की बॉडी कहाँ है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि डेविड ने विजय को बॉडी दफन करते हुए देख लिया है। इसके बाद डेविड भागकर अपने घर पहुंचता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम 7 साल आगे का सीन देखते हैं, जहां विजय अब एक केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक भी बन चुका है और वो एक फिल्म भी बनाने का प्लान बना रहा है। लेकिन आज भी विजय और उसकी फैमिली 7 साल पहले हुए उस हादसे को अभी भी नहीं भुला सके हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पुलिस को सैम की बॉडी ना मिल जाए। और क्योंकि पुलिस भी चुप नहीं बैठी थी, पुलिस अब भी सैम की बॉडी को ढूंढने के लिए कहीं पर भी खुदाई शुरू करवा देती थी। अब इसी डर की वजह से अंजू को बुरे सपने आते हैं और अक्सर तो उसे दौरे भी पड़ते हैं। विजय अपनी फिल्म को लेकर एक डायरेक्टर से भी मिलता है। इस फिल्म की कहानी को उसने खुद लिखा है, लेकिन वो अपने फिल्म के क्लाइमैक्स से खुश नहीं है और वो क्लाइमैक्स को दोबारा से लिखना चाहता था। और दूसरी तरफ हमें गाय तोंडे को दिखाया जाता है, जो कि 7 सालों से सस्पेंड है, लेकिन आज उसे इस केस में आए नए आईजी तरुण एलावत अपने घर बुलाते हैं। दरअसल इस नए आईजी ने विजय का 7 साल पहले वाला केस दोबारा से रीओपन कर दिया है। और क्योंकि गाय तोंडे को इस केस के बारे में सब कुछ पता था और उसने विजय को उस येलो कार में भी देखा था, इसलिए तरुण एलावत इस सिलसिले में उससे बात करना चाहते थे। इसी दौरान मीरा देशमुख भी लंदन से वापस आ चुकी है, क्योंकि उसे भी इस केस के बारे में कुछ बात पता चली है। और अब आईजी सर और वो मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। और अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि विजय का केस दोबारा से खोला गया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विजय के पड़ोस में सैफ और जेनी नाम के एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जिनके दरमियान हर वक्त लड़ाई होती रहती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि पुलिस वाले हैं, जिन्हें विजय की फैमिली पर नजर रखने के लिए कहा गया है। इन लोगों ने विजय के घर पर माइक्रोफोन भी लगा रखा है ताकि वो उनकी बातों को सुन सके, लेकिन विजय और उसकी फैमिली ऐसी कोई बात ही नहीं करते जिससे कि पता चल सके कि उन्होंने सैम की बॉडी को कहाँ छुपाया है। लेकिन सैम की बॉडी कहाँ है, ये बात सिर्फ और सिर्फ विजय को ही पता थी। विजय की फैमिली भी इस बात को जब जानना चाहती थी तो विजय उन्हें मना कर दिया करता था। अब केस को डी केस करते हुए पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि अगर अगली सुबह विजय पणजी के लिए निकल गया था तो उसके पास सैम की बॉडी को छुपाने के लिए सिर्फ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का ही टाइम था, और इस दौरान वो बॉडी को कहीं ज्यादा दूर भी लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने बॉडी को कहीं आस पास ही दफनाया होगा। अब अपनी थ्योरी के हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन कुछ भी ठोस एविडेंस उनके हाथ नहीं लगता। इसलिए आईजी सर शहर में ये अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि अगर विजय के केस में कोई भी उन्हें कोई सॉलिड लीड देगा तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आईजी सर इन्वेस्टिगेशन के लिए विजय के घर जाते हैं, जहां विजय की फैमिली उन्हें देखकर डर जाती है। विजय की फैमिली अक्सर ही पुलिस वालों को देखकर डर जाया करती थी। आईजी सर भी इस डर को उनके चेहरों पर देख लेते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि विजय की फैमिली उनसे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रही है। इधर डेविड भी अपने जुर्म की सजा काट कर बाहर आ चुका है और विजय के केस और उस पर रखे गए 5 लाख इनाम की बात अब हर जगह होने लगी थी, और ये बात डेविड तक भी पहुंच जाती है। जेल में जाने की वजह से उसके घर के हालात खराब हो चुके थे, इसलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो पुलिस के पास पहुंच जाता है। वो पुलिस को बताता है कि उसे वो जगह पता है जहां विजय ने बॉडी को दफन किया है। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता,
और उन्हें लगता है कि डेविड 5 लाख की रकम सुनकर कहानियां बना रहा है। लेकिन डेविड उन्हें बताता है कि 3 अक्टूबर की रात उसके हाथ से एक मर्डर हो गया था और वो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। तभी उसने 3 बजे के आसपास विजय को देखा था। पुलिस को उसकी बात पर यकीन हो जाता है कि वो सच कह रहा है, क्योंकि खुद उनके भी स्पेकुलेशन के हिसाब से विजय को लाश दफनाने के लिए 1 से 4 बजे तक का ही टाइम मिलना था। लेकिन ये राज बताने के बदले में वो पुलिस से 5 लाख की बजाय 25 लाख की डिमांड करता है। इतने दिनों के बाद पुलिस को कोई सॉलिड लीड मिली थी, इसलिए वो उसकी बातों को भी मान जाते हैं। डेविड आईजी सर को बताता है कि इस वक्त आप जहां खड़े हैं वही बॉडी को दफन किया गया है। उसी वक्त पुलिस को भी ये बात पता चलती है कि 7 साल पहले इस पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर विजय ने बॉडी को यहीं पर दफन कर दिया है। और इस बात का पता चलते ही पुलिस स्टेशन की खुदाई शुरू हो जाती है और इस बात को राज रखने के लिए पुलिस ने स्टेशन को बाहर से कवर कर दिया था। लेकिन फिर भी विजय को इस बात का पता चल ही जाता है कि पुलिस स्टेशन में बॉडी को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू हो चुकी है। ये सब देखकर विजय को भी अब डर सताने लगता है कि उसका राज खुल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। पुलिस वालों को भी सैम की बॉडी मिल जाती है, लेकिन इस हादसे को 7 साल हो चुके थे, इसलिए वो अब एक कंकाल बन चुकी थी। इसके साथ ही उन्हें विजय की फैमिली से पूछताछ के ऑर्डर भी मिल जाते हैं। अगले दिन पुलिस विजय और उसकी फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाती है, जहां पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों भी मौजूद थे। आईजी सर विजय को पूरी बात बताते हैं कि उस बॉडी को दफनाते हुए उसे एक आदमी ने देख लिया था। इस बात पर विजय कहता है कि उस रात हो सकता है उस आदमी ने किसी और को देखा हो, या तो वो झूठ बोल रहा है। आईजी सर विजय से काफी देर तक पूछताछ करते हैं, लेकिन विजय अपने ही बयानों पर अटल था। और जब काफी देर तक विजय ने सच कबूल नहीं किया तो पुलिस वालों ने दूसरा तरीका अपनाया, यानी कि टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्होंने विजय को अलग कमरे में और उसकी फैमिली को अलग कमरे में रखकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया और विजय को ये सब कुछ सामने वाले रूम से साफ तौर पर दिख रहा था। विजय अपनी फैमिली को इस तरह टॉर्चर होता हुआ नहीं देख पाता है और वो सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। विजय अपने बयान में रिकॉर्ड करवाता है कि 2 अक्टूबर की रात को जब वो ऑफिस में था तो उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी और जब वो अपने घर लौटा तो दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ पर पहले से एक आदमी मौजूद था जिसने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हुई और उसने एक रॉड से उसके सर पर मार दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसने बॉडी को चुपके से पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया, जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं पता। विजय ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ही ले लिया था। इसके बाद विजय और उसकी फैमिली घर चले जाते हैं। अगले दिन विजय को कोर्ट लेकर जाया जाता है, जहां पुलिस को विजय की जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी। गायतोंडे विजय को उसके घर से कोर्ट लेकर जाता है। इधर आईजी सर बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने विजय के केस को सॉल्व कर दिया है। तभी उनसे मिलने एक आदमी आता है जो उन्हें विजय के बारे में कुछ खास बात बताना चाहता था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय की फिल्म का डायरेक्टर था। वो आईजी सर को बताता है कि विजय को वो 2016 से जानता है। विजय ने उनसे कहा था कि वो एक फिल्म बनाना चाहता है और उस फिल्म की स्टोरी दोनों ने मिलकर लिखी थी। कहानी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो फिल्म के क्लाइमैक्स से खुश नहीं था। वो डायरेक्टर आईजी सर और मीरा को लिखी गई स्टोरी को सुनाता है। वो स्टोरी कुछ और नहीं बल्कि विजय की रियल लाइफ एक्सीडेंट पर ही बेस्ड थी, जो उन्होंने सैम के साथ किया और उस केस में जो भी हुआ उसने स्टोरी में लिख डाला था। क्योंकि विजय को स्टोरी के कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने उसकी बुक को पब्लिश भी करवा दिया था। डायरेक्टर पुलिस को बताता है कि वो बुक खुद उसी के नाम पर पब्लिश हुई है। इसके आगे डायरेक्टर कुछ बताता आईजी सर को गायतोंडे का कॉल आता है और वो बताता है कि कोर्ट रूम में पूरी बाजी ही पलट गई है। विजय अपने बयान से पलट गया है और उसने कहा है कि उसने जो भी बयान दिया है वो उससे जबरदस्ती बुलवाया गया है। इसके अलावा विजय की वकील कोर्ट में कहती है कि पुलिस ने जो बयान विजय से बुलवाया है वो एक नॉवेल की कहानी से इंस्पायर्ड है और इस बुक का नाम भी होता है दृश्यम। बुक पढ़ने के बाद जज को भी इस बात पर यकीन हो जाता है
उसके बाद डायरेक्टर बताता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय फिर से उसके घर आया था। उसने कहा था कि उसे क्लाइमैक्स पसंद नहीं आ रहा है और वो उसे बदलना चाहता था। विजय ने उससे पूछा था कि अगर कभी पुलिस वालों को बॉडी मिल जाती है तो वो क्या करेंगे, और तब इस डायरेक्टर ने अपने सोर्सेस की मदद से पता लगाकर विजय को सब कुछ बता दिया था। इसी दौरान फिर से गायतोंडे की कॉल आती है और वो बताता है कि जो कंकाल उन्हें पुलिस स्टेशन से मिला था उसके सैंपल सैम के डीएनए से मैच ही नहीं हुए हैं, यानी कि वो कंकाल सैम का था ही नहीं। इसके बाद आईजी सर डायरेक्टर को नया क्लाइमैक्स बताने को कहते हैं। डायरेक्टर बताता है कि हीरो को पता था कि एक ना एक दिन पुलिस बॉडी को ढूंढ लेगी, इसलिए उसने पहले ही उसका बंदोबस्त करके रखा था। सैम की बॉडी को दफन करने के बाद विजय उसके ही जैसी दूसरी बॉडी की तलाश में था जिसका सब कुछ सैम से मिलता जुलता हो। इसी दौरान उसकी मुलाकात चर्च में काम करने वाले एक आदमी से होती है और चर्च के पास ही एक कब्रिस्तान था और उस आदमी की मदद से विजय को सैम की जैसी एक बॉडी मिल जाती है। और क्योंकि डीएनए टेस्टिंग दिन में होनी थी और जिस जगह होनी थी विजय ने वहाँ के वॉचमैन से भी दोस्ती कर रखी थी। इसी बीच विजय ने मौका देखकर उस कंकाल को सैम के कंकाल से बदल दिया और सैम के कंकाल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कोई भी सबूत विजय के खिलाफ नहीं था, इसलिए विजय को कोर्ट से रिहा कर दिया जाता है और एक बार फिर से विजय पुलिस को चकमा दे जाता है। पुलिस स्टोरी जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती है। अगले दिन मीरा और उसके हस्बैंड को सैम की अस्थियां मिल जाती हैं, जिसे विजय ने ही रखा है। सैम के फादर अपने बेटे की अस्थियों को पानी में विसर्जित कर देते हैं और ये देखकर मीरा रोने लगती है और ये सारी चीजें विजय उनसे दूर रहकर देख रहा था। किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है ये बात विजय बखूबी जानता है, लेकिन विजय अपनी फैमिली को बचाने के लिए भी किसी हद तक जा सकता था, इसलिए वो ये सब कुछ पहले से प्लान कर रहा था। और जैसे जैसे सही मौका आता गया विजय ने वो सब कुछ करके दिखाता चला गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।